हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल द लाइट में स्वागत है। आज हम भूगोल के अध्याय 2 को पढ़ेंगे जिसका नाम है भूगर्भ और उसके पदार्थ। तो पृथ्वी से संबंधित जो भी ज्ञान है यानी पृथ्वी के बारे में जो भी हम पढ़ते समझते हैं वो भूविज्ञान के अंतर्गत आता है, या इसे हम भौमिकी या जूलॉजी भी कहते हैं इस विज्ञान को, जिसमें हम पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम ठोस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, विभिन्न प्रकार की शैलों की बनने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, और इसके स्थल रूपों का कैसे विकास हुआ, और पृथ्वी से संबंधित जो भी अनेक विषय आते हैं, चाहे खनिज शास्त्र है, तलछल विज्ञान है, भूमापन और खनन जो खुदाई होती है, और उस सभी विषयों के बारे में हम भूविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आपके चैप्टर में टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम जब पृथ्वी की बाह्य संरचना को तो जानते ही हैं, जैसे कि महाद्वीप है, महासागर हैं और झीलें, पर्वत, ये सारी बाह्य उसकी संरचना है पृथ्वी की। पर जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है, तो उसकी बात करते हैं। तो जो पृथ्वी की आंतरिक भाग है वो एक प्याज के छिलके के समान है, जो विभिन्न परतों से बना है, यानी उसमें विभिन्न परत है। तो पृथ्वी पर पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी के नीचे तीन प्रकार की परतें हैं। सबसे पहली है भूपर्टी, या हम परपटी उसे कहते हैं। तो पहली जो उसकी संरचना है वो परपटी है, और उसके बीच में आती है मेंटल, और लास्ट वन क्रोड। तो परपटी, मेंटल, क्रोड, तीन प्रकार की परतें हैं पृथ्वी के नीचे। तो ये इस तरीके से इसका विभाजन होता है। तो सबसे जो पतली परत है वो परपटी, जो सबसे ऊपरी परत है जिसे हम देख पाते हैं, सबसे पतली परत है परपटी। और उसके बाद जो सबसे मोटी जो परत है वो होती है क्रोड। और उसके बाद जो सबसे नहीं, बीच में जो है वो मेंटल है, और लास्ट में क्रोड है। जो पहली परत है वो उसका 1% हिस्सा परपटी है। जो बीच वाली जो मेंटल क्रोड है, मेंटल जो परत है उस वो 84% है, और लास्ट की जो परत है क्रोड वो 15% है। यानी सबसे जो ऊपरी जो परत है परपटी वो सिर्फ 1% है, सबसे पतली परत। और सबसे मोटी परत जो है मेंटल है, जो बीच वाली परत है, और लास्ट में है क्रोड। तो ये इस तरीके से तीन परतों में विभाजित है। ठीक, तो ये यहाँ पे लिखा है मेंटल एंड कोर या क्रोड। अब हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए हमें क्या-क्या स्रोत या क्या-क्या प्रमाण हमें उपलब्ध है जब हम पृथ्वी के अंदर की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले घनत्व, यानी उसका घनत्व क्या है। तो संपूर्ण पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5 है, जो भूपृष्ठ यानी पर्पटी क्रस्ट पर जो चट्टानें पाई गई हैं, ठीक है, इसका घनत्व 3 से कम है। तो इस प्रकार से घनत्व से हम उसकी पृथ्वी की संरचना के बारे में जानते हैं। फिर दबाव, जो प्रेशर है, क्योंकि नीचे जो हमारी पृथ्वी है उसमें नीचे चट्टानों से बना है, और वो चट्टानों से हमें उसके दबाव का पता चलता है। जिस प्रकार भूकंप आता है और बाकी प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो दबाव के कारण भी हम उसकी स्टडी करते हैं। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा है तापमान। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में नीचे का टेम्परेचर बहुत ही हाई है, यानी गर्म है, और उसके टेम्परेचर के अनुसार भी हम उस पृथ्वी की जो संरचना है उसकी स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे भू पर्पटी के पदार्थ, यानी जो सबसे ऊपरी जो परत है पृथ्वी की, सबसे ऊपरी परत है पर्पटी, फिर बीच में मेंटल और लास्ट में क्रोड। तो सबसे पहली जो परत है भूपर्टी, उसके उसमें क्या क्या पदार्थ है, वो किस चीज से बनी है। तो भूपर्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जो कि ठोस रूप से होती है, यानी ठोस है, और ये तीन प्रकार की चट्टानों से बनी है। जो हमारी सबसे पहली जो परत है वो चट्टानों से बनी है, जिसे हम देख सकते हैं। तो चट्टान, ये जो चट्टाने हैं, ये जो शैल है, ये तीन प्रकार से विभाजित है, तीन प्रकार की शैलें हैं। सबसे पहली शैल का नाम है आग्नेय शैल, दूसरी है अवसादी, और तीसरी है कायांतिक शैलें। तो चट्टानें तीन प्रकार की है, आग्नेय, अवसादी और कायांतिक।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें आग्नेय शैल की, तो आग्नेय शैल की कैसे उत्पत्ति होती है? तो आग्नेय शैल एक प्राथमिक शैल है। ये पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। जब आप देखते हैं कि जो लावा होता है, ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें से जो ज्वाला निकलता है लाल लाल, और वो बहुत गर्म होता है। तो जब वो गर्म होता है और जब वो पृथ्वी की सतह पर आता है बाहर निकल के, जो पृथ्वी के अंदर जो इतना ज्यादा टेम्परेचर है, जितना ज्यादा गर्म गर्म है, वो जो लावा बाहर निकल के आता है, जब वो फैलता है तो वो ठंडा होकर जो है आग्नेय शैल बन जाता है। तो इस प्रकार से आग्नेय शैल की उत्पत्ति होती है, यानी इसका बनता है ये। आग्नेय चट्टानों की प्रकृति, ये बहुत कठोर होता है, यानी आसानी से अपक्ष यानी टूट नहीं सकता। आग्नेय चट्टानें दानेदार होती हैं, इसमें अवसादी शैलों की तरह परत नहीं होती। इनमें कोई जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते। जीवाश्म मतलब नीचे के जो पहले जो मृत लोग होते थे, या पौधे जंतु वगैरह मर जाते थे, जो खनन के द्वारा पाया जाता है जीवाश्म से, वो चीज ऊपरी परत पे नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट आदि आग्नेय शैल के उदाहरण है। ठीक है, तो ये सारी चट्टाने इन सारे चीजों के उदाहरण है। तो उत्पत्ति हमने देखा, जो ज्वालामुखी से लावा जो निकलता है गरम गरम, वो जब पृथ्वी की सतह पे आता है, जो ठंडा हो जाता है, उसके बाद आग्नेय शैल इस प्रकार से बनती है। और इसके उदाहरण है बेसाइल, ग्रेनाइट, गेबो, ये सारी शैलें इसमें आती हैं। दूसरी शैल का नाम है अवसादी शैलें। अवसादी शैलें द्वितीयक चट्टानें हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सीधे मैग्मा से ना होकर, जैसे अ, अ, अग्नि अभी जो आग्नेय हमने पढ़ा, वो सीधे मैग्मा से होती है। जब मैग्मा नीचे से आता है और वो ठंडा हो जाता है, तो हमारी आग्नेय शैल बनती है। पर अवसादी मैग्मा से नहीं होकर ये आग्नेय से अवसादी, और फिर अवसादी से कायांतिक शैलों में होती है। यानी सबसे पहले आग्नेय शैल बनती है, उसी के द्वारा फिर अवसादी शैल बनती है। कैसे बनती है? ये शैल जो है लुढ़क कर या चटक कर, यानी टूट कर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। जो जो हमने पढ़ी थी अभी आग्नेय शैल, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, और ये कण ये छोटे कणों को का अवसाद हो जाता है, और ये अवसाद हवा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर फिर जम जाते हैं। और ये जमा हुआ जो परत है, ये कठोर हो जाती है, और कठोर होने के बाद ये अवसादी शैल बन जाती है। ठीक, तो सबसे पहले आग्नेय शैल बनती है, फिर अवसादी शैल बनती है, और अवसादी के बाद ही अगली शैल जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, कायांतिक शैल बनती है। तो इसकी उत्पत्ति का तरीका जो अभी हमने पढ़ा, अवसादी शैल का निर्माण शैलों के छोटे छोटे कणों की लिथिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान, यानी छोटे छोटे जो पत्थर, जो शैलें टूट जाती है, फिर वो एक जगह इकट्ठे हो जाती है, जम जाती है, उसके बाद ये आबशादी शैल या ये चट्टान बनती है। तो ये आग्नेय चट्टानों की तरह कठोर नहीं होती, ये आसानी से पक्ष यानी टूट सकती है। इसकी आंतरिक संरचना होती है, जिसमें पौधों और जानवरों के जीवाश्म भी शामिल है। यानी जब हम इसे खोदेंगे तो इसके नीचे हमें कई चीजें, जीवाश्म अ, जैसी चीजें हमें मिल सकती हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, पोटाश आदि अवसादी शैल के उदाहरण है। कई बार आपके एग्जाम्स में उदाहरण भी पूछता है, तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, ये सब अवसादी शैल के उदाहरण है। अब हम देखेंगे कि कायांतिक शैल कैसे बनती है। तो पहले आग्नेय शैल बनी, फिर उसी के द्वारा अवसादी, और अवसादी के बाद कायांतिक शैलें बनती हैं। तो आग्नेय और अवसादी शैल जो जब उच्च ताप और दाब, यानी ज्यादा उनको प्रेशर मिलता है और ज्यादा उनको हीट मिलती है, उसके कारण ये कायांतिक शैलें बनती हैं। तो कायांतिक शैलें भी द्वितीयक चट्टानें हैं, क्योंकि ये आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। कायांतिक का अर्थ है रूप का परिवर्तन। कायांतिक मतलब परिवर्तन, परिवर्तन हो गया, पहली चट्टान से उसका चेंज सा हो गए और इसने कायांतिक रूप धारण कर लिया। तो कायांतिक शैल इस प्रकार से बनती है। तो कायांतिक का मतलब ही है कि रूप का परिवर्तन। तो कायांतिक शैल आग्नेय और अवसादी शैलों का रूप का परिवर्तन से बनता है। तो कायांतिक चट्टानों की उत्पत्ति का तरीका,
पीवीटी यानी दबाव आयतन तापमान की कार्यवाही और उसके परिवर्तन के कारण शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, जिसमें आग्नेय और तलछटी चट्टानों की तुलना में अलग गुण पाए जाते हैं। ये कांतिक चट्टानें होती हैं। इसकी प्रकृति क्या है? दबाव आयतन तापमान के कारण यही जो अभी हमने देखा, फेलिगेशन रेखांकन और बेंडिंग कायांतिक शैलों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इससे हम जो कायांतिक शैलें हैं उससे ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर के जो पत्थर होते हैं, ये सारी चीजें जो है कायांतिक शैलों से बनते हैं। तो ये पिक्चर है कि कैसे मैग्मा जो लावा है वो बाहर आता है ठंडा होके, आग्नेय शैल बनता है, आग्नेय से अवसादी, अवसादी से अवसाद होता है उसका, अवसाद से फिर अवसादी शैल बनती है, फिर उसके बाद कायांतिक, और कायांतिक ही जब ज्यादा गर्म हो जाता है फिर वो लावा बन के बाहर निकलता है। तो इसका चक्र इस प्रकार से चलता रहता है। अब शैलों का आर्थिक महत्व, यानी शैलो जो शैल है हमारी किस काम आती है? तो शैलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। पत्थरों का उपयोग हम जैसे हम जो बच्चे गेम खेलते हैं, पिट्ठू वगैरह, ये सब, ये सारी चीजों के भी काम आता है। तो सबसे पहले जो मृदा, जो हमारी मिट्टी है, हमें शैलों से ही मिलती है। यानी शैल जब टूटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो वो मिट्टी बनती है, और मिट्टी से हम कृषि करते हैं और उद्योग धंधे के लिए कच्चा माल भी उससे मिलता है। तो मृदा बनती है। भवन निर्माण के लिए सामग्री जैसे स्लेट, ग्रेनाइट, बलुआ, और मकान बनाने के लिए भारी भारी मात्रा में लाल किला जैसे लाल बलुआ पत्थर से बना है, ताजमहल संगमरमर के पत्थर से बना है। तो इसलिए शैल जरूरी हो जाती है। शैल हमारे लिए आर्थिक लाभ का कारण हो जाती है। और खनिजों के स्रोत जैसे खनिज आधुनिक सभ्यता की आधारशिला है। धात्विक खनिजों में मूल्यवान जैसे सोना, प्लैटिनम, चांदी, तांबा से लेकर एल्युमिनियम और लोहा भी मिलता है। ये धात्विक खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। फिर हमें कच्चा माल मिलता है, जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, चूना भट्टियों में इसका प्रयोग होता है, पेंसिल निर्माण में होता है। और जो मूल्यवान पत्थर होते हैं जैसे कि अ, पत्थर, पन्ना, नीलम आदि, ये जो मूल्यवान पत्थर है, हीरा, ये सब अ, जो है हमें शैलों से मिलता है। फिर ईंधन, ईंधन के लिए भी शैल उपयोगी, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण खनिज ईंधन है। परमाणु ऊर्जा भी ईंधन के रूप में हमें विभिन्न प्रकार की शैलों से ही मिलता है। फिर उर्वरक भी शैलों से ही प्राप्त किए जाते हैं, जैसे फास्फेट उर्वरक, फास्फेराइट नामक खनिज मिलता है। संसार के कुछ भागों में फेस्पेराइट खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो शैल है हमारे, उनका कितना ज्यादा लाभ है। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी है। अब हम देखेंगे कि अपक्षय क्या होता है। तो अपक्षय का मतलब होता है जब कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे बारिश आ गई, या कोई तापमान में परिवर्तन हुआ, या छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं और पेड़ पौधे, जंतु द्वारा जो चट्टान है वो विघटित होती है, यानी टूट जाती है या छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। तो उससे क्या होता है, अपक्षय से क्या होता है कि मिट्टी का निर्माण होता है। जब चट्टान टूटेंगे और छोटे छोटे कणों में विभाजित होंगे, तो वही तो मिट्टी बनेगी। तो अपक्षय जो है मृदा यानी मिट्टी बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। अपर्दन एवं बृहद संचलन के लिए भी आवश्यक है। चट्टानों का अपक्षय एवं निष्पेषण से देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती है, क्योंकि हमें खनिज भी मिलते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, जैसे लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और तांबा जैसे अयस्कों के संप्रेषण में सहायता मिलती है। तो अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक और तीसरा है जैविक। तो सबसे पहले भौतिक अपक्षय क्या होता है? तो भौतिक जो अपक्षय होता है, यानी भौतिक अपक्षय का मतलब बाहरी रूप से जब चट्टानें टूटती हैं तो मृदा निर्माण होता है, यानी मिट्टी बनती है। तो भौतिक रूप से जो बल मिलता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, तापमान में कोई परिवर्तन हुआ, तो बाहरी रूप से तो वो जो चट्टानें हैं टूट रहे हैं उसे भौतिक अपक्षय कहेंगे। जो बाहरी रूप से कुछ परिवर्तन हुआ और उसके कारण जब चट्टान टूटती है तो उसे भौतिक परिवर्तन
ये अपक्षय कहते हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल या तापमान परिवर्तन या सूक्ष्म आर्द्रता चक्रों के नियंत्रण और जल का दबाव के कारण भौतिक अपक्षय होता है। तो ये इसमें बता रखा है कि तापमान परिवर्तन, हिमीकरण या पिघलन के द्वारा होता है, लवण अपक्षय, इस तरीके से भौतिक अपक्षय होता है। रासायनिक अपक्षय की बात करें, इसके अंतर्गत विलयन, कार्बोनेशन, जलयोग, ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण चट्टानों के अपकरण का कार्य होता है। यानी कि जब केमिकली यानी कि रासायनिक रूप से जब चट्टानों का विघटन होता है, यानी चट्टानें टूटते हैं, तो उसे हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसके अंतर्गत घोल विलयन, यानी जब अम्लीय जल या अम्ल के संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित यानी जल में मिश्रित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम बाइफॉर्मेट जैसे खनिज कार्बनिक एसिड युक्त जल में घुलनशील होते हैं। कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा साइंस में अम्लीय वर्षा जब होती है तो जब शुरुआत की जो बारिश होती है वो अम्लीय वर्षा कहते हैं उसे, तो उसमें नहाना नहीं चाहिए क्योंकि स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे ही जब जल अम्ल के संपर्क में आ जाता है तो जो जल है वो दूषित हो जाता है। उसमें बहुत सारे केमिकल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम इस तरीके से आ जाते हैं, जो कि खनिज को तोड़ने का काम करते हैं, ये एसिड। तो इस वजह से ये जो चट्टानें हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार से रासायनिक क्रिया द्वारा भी ये अपक्षय होते हैं। और इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं जैसे कार्बोनेशन, जलयोग, ऑक्सीजन एवं न्यूनीकरण, तो इस तरीके से रासायनिक जो अपक्षय होता है वो होता है। फिर आता है जैविक अपक्षय, यानी जीवों की वृद्धि या संचलन के कारण होने वाले अपक्षय। एक भौतिक परिवर्तन में खनिजों का संस्थानांतरण होता है। मानवीय क्रियाएं भी जैविक अपक्षय को में सहायता होती है। यानी जो भी मानव या जीव जंतु कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं जिसके द्वारा चट्टानें टूटती हैं, यानी मानव का जो उसमें हाथ है, जिससे चट्टानें टूटती हैं, अपक्षय होता है चट्टानों का, वो जैविक अपक्षय के अंतर्गत आता है। तो अपक्षय हमने जाना, जब चट्टानें टूटती हैं और वो उससे मिट्टी बनती है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक, जो बाहरी रूप से होता है, जैसे कोई तापमान परिवर्तन हो गया, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। रासायनिक यानी केमिकली, और जैविक मतलब जो इंसान, मानवीय और जंतुओं द्वारा कुछ चट्टानें टूटती हैं, उसको हम जैविक अपक्षय कहते हैं। तो ये एक जैविक अपक्षय का एक उदाहरण है, जिस प्रकार से ये चट्टान टूटती है। अपक्षय और मृदा। भौतिक अपक्षय धरातलीय शैलों को विघटित करता है, यानी तोड़ता है और उन्हें बारीक चूर्ण में बदल देता है। जल इन छोटे छोटे शैल कणों को परतों के रूप में बिछा देता है, और जैसे पानी बारिश होती है तो वो सारे सपाट हो जो कण होते हैं वो सपाट हो जाते हैं, बिछ जाते हैं। तो इस जैविक अपक्षय से ह्यूमस बनता है, और ये जैव पदार्थ पेड़ पौधों और जीव जंतु के क्रियाकलापों से बनता है, यानी जो भी वो काम करते हैं, और फिर इससे मृदा यानी मिट्टी का निर्माण होता है। अगला टॉपिक है कि तल संतुलन। तल संतुलन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब बाह्य शक्ति भूमि को समतल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं, ये शक्तियां अपर्दन निक्षेपण के बीच एक संतुलन की अवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करती हैं। इन शक्तियों की इस प्रक्रिया को तल संतुलन की प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि जब बाहरी रूप से, यानी बाह्य शक्तियों का मतलब क्या है, बाह्य शक्तियां यानी नदियां या फिर बर्फ जम जाती है, हवा चलती है और समुद्री लहरें आती हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो टूट कर जो उसके कण हैं वो नीचे आते रहते हैं। जब वो नीचे आना शुरू करते हैं, बड़े बड़े कण होते हैं, और जब वो नीचे आना शुरू होते हैं तो वो छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। और जब ये विभाजित होते हैं तो
और नीचे की तरफ आते हैं और जहाँ जमीन खाली होती है यानी गड्ढे होते हैं उसको वो भर जाते हैं। जब ये नीचे की ओर आते हैं तो वो जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं, तो वो मृदा का निर्माण करते हैं यानी तल को संतुलन करते हैं। अगर कहीं पर भूमि जो है समतल नहीं है, गहराई ज्यादा गहराई है उसमें, तो ये जो ऊपर से जो चट्टानें टूट रही हैं वो नीचे की तरफ आते आते वो एकदम चूर्ण की तरह एकदम पतली या बहुत बारीक हो जाते हैं। तो जो सतह है पृथ्वी की, वहां पर ये मिट्टियां जो मिट्टी बनती है वो नीचे की तरफ आती है और ये मिट्टी बैठ जाती है और जहाँ पे भी गड्ढे होते हैं उसको भर दिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं तल संतुलन। तो इसी से हमारे मैदानी क्षेत्र बनते हैं। मैदान इसी से बनते हैं क्योंकि जो ऊपर की जो चट्टानें टूट टूट के जब नीचे की तरफ आती हैं और वो जो तल है, जो नीचे का मैदानी क्षेत्र है उसको भरती हैं। जब गड्ढे हो जाते हैं तो उसको भरने का काम करती हैं, तो उसका भराव हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं तल संतुलन। इसके बाद हम देखते हैं कि मृदा निर्माण के कारक यानी मृदा यानी मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें निम्नीकरण। तो अपर्दन की क्रिया जब वो जो शैले हैं टूट कर नीचे आते हैं, घिसकर खुरच कर या कट कर मूल स्थानों से हटा दिया जाता है, जिससे ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे होते जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है निम्नीकरण। जो ऊंचे स्थान है वो नीचे होते जाते हैं क्योंकि वो जो चट्टाने हैं वो धीरे धीरे टूट के नीचे आती रहती हैं। दूसरी स्थिति होती है अधिवृद्धि, यानी इसके अंतर्गत क्या होता है, अपर्दन के द्वारा धरातल पर जो के घिसने को निम्नीकरण कहते हैं। यानी जब अ, गड्ढे जो खाली होते जाते हैं उसको निम्नीकरण कहेंगे हम। मूल स्थानों से जो हवाएं चलती हैं या फिर चट्टानें जब टूटती हैं तो वो जगह जो है मूल स्थान से हट जाता है, वो धीरे धीरे नीचे की ओर होती ही जाती हैं, वो खाली होती जाती है जगह। अभिवृद्धि क्या होता है, अपर्दन के द्वारा जो धरातल को घिसने के कारण निम्नीकरण होता है और वो गड्ढों को भरा जब जाता है, गड्ढों को भरकर ऊंचा करने की प्रक्रिया को अधिवृद्धि कहते हैं। तो निम्नीकरण क्या हो, पहले जो चट्टान टूटती है नीचे की ओर आती है और जो गड्ढा हो जाता है जहां से वो मिट्टी हट गई है और उसको जो भरा जाता है, जब प्राकृतिक तरीके से जो वो भरी जाती है मिट्टी, मिट्टी से जो गड्ढे भरे जाते हैं उसको अधिवृद्धि कहते हैं। फिर इसके अंतर्गत आता है जलवायु। मृदा निर्माण में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि मृदा के निर्माण में विकास जलवायु, जैसे वर्षा, वाष्पीकरण, तापमान में मौसमी दैनिक परिवर्तन। जब आप देखेंगे कि जब मिट्टी उड़ती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, अगर हम उस पर पानी डालते हैं तो वो मिट्टी बैठ जाती है या एक जगह पर टिक जाती है। तो वर्षा और जलवायु परिवर्तन ये सारी चीजें जो है अ, मृदा को निर्माण करने में मदद करती है। मूल पदार्थ या चट्टान। मृदा निर्माण में चट्टान अथवा मूल पदार्थ निष्क्रिय किंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा निर्माण घटक या संरचना शैल निक्षेप से खनिज और रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। इस तरीके से और स्थलाकृति या उच्चावच मृदा के निर्माण में निष्क्रिय कारक है। इस कारक में मृदा निर्माण का विकास पर ढाल अत्यधिक प्रभाव होता है। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली और सपाट और उच्च क्षेत्रों में गहरी या मोटी होती है। निम्न ढालों पर यह पर्दन मंद तथा जल और परीक्षण अच्छा रहता है और मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। फिर जैविक क्रियाएं, यानी जीव जंतु की जो भी क्रियाएं हैं वो भी मृदा को निर्माण में मदद करते हैं। जो भी हम खेती करते हैं उससे जो है जो मिट्टी है वो अपने स्थान पर बनी रहती है, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है। और काल अवधि, कितने समय तक जो मृदा चलेगी, उसकी आयु, खेती करने वाली जमीन प्रॉफिटेबल किस प्रकार होगी, उस तरीके से जो है हम मृदा निर्माण में बहुत भूमिका निभाते हैं। अब आता है मृदा परिच्छेदिका। मृदा की विभिन्न परतों के विन्यास को कहते हैं। ये परतें भौतिक, रासायनिक और जैविक तत्वों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होती है। जो मृदा के जो विभिन्न परत है
उसको हम कहेंगे मृदा परिच्छेदिका, जो कि मौलिक, रासायनिक और जैविक तत्वों के आधार पर अलग अलग होती है। अब मृदा का वर्गीकरण, तो मृदा कितने प्रकार की, उसका वर्गीकरण किया गया है। क्षेत्रीय अथवा मंडलीय मृदा, जैसे इस प्रकार की मृदा उचित जल निकास वाले मूल स्थान पर विकसित एवं वातावरण के स्थान पर साम्य अवस्था में होती है, यानी जहाँ पर जल निकास अधिक होता है, जल का बहाव अधिक होता है, उस प्रकार की ये मृदा है क्षेत्रीय मृदा। अंतर क्षेत्रीय या अंतर प्रादेशिक मृदा, इस प्रकार की मृदा में विभिन्न प्रदेशों में बिखरी हुई होती है और मृदा में जल के प्रभाव की व्यवस्था नहीं होती, यानी जल का ज्यादा प्रभाव नहीं होता, जिस कारण जलाक्रांति की स्थिति बनी रहती है। फिर तीसरी मृदा है अक्षेत्रीय मृदा। इस प्रकार की मृदा का संबंध स्थानीयता से नहीं होता, यानी स्थानीय लोग जो रहते हैं आसपास, उससे संबंधित नहीं होते, बल्कि अपरदन के कारण कारकों के द्वारा पर परिवाहित कर लाई जाती है, यानी उस जगह पे मिट्टी उपलब्ध नहीं होती, पर जब अपरदन होता है, जब टूटती है मृदा, उसके द्वारा ये मिट्टी लाई जाती है, जिसमें मृदा संस्तरणों का पूर्ण विकास होता है। तो 3 प्रकार की मृदाएं, क्षेत्रीय, दूसरे अंतर क्षेत्रीय और तीसरा अक्षेत्रीय। अब मृदा अपरदन को देखेंगे। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः जल और वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बाहर ले जाना सम्मिलित है। यानी अपरदन का मतलब क्या हुआ, जब हवा चल रही है या बारिश आ रही है, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण या प्राकृतिक कुछ घटना घट रही है, तो हवा चल रही है, तो मिट्टी के कण एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं, जब बहा के लेके जाते हैं, तो उसको हम अपरदन कहेंगे। अब अपरदन के प्रकार क्या है। पवन अपरदन, जब हवा चलती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान मृदा उड़ के जाती है। परतदार अपरदन, यानी नदी, घाटी और बाढ़ से प्रभावित होते हैं, तब जो है एक जगह से दूसरी जगह मृदा हट जाती है। नदी का अपरदन, जिसमें मृदा बहते हुए जल के द्वारा निष्कासित हो जाती है। और अवनालिका अपरदन, ये जल ढाल की ओर नदियों से बहता है, तो मृदा के कणों को उखाड़ कर बहा ले जाता है। ठीक, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना और बहा के ले जाना ही अपरदन कहलाता है। अब अपरदन के कारण क्या है। मृदा अपरदन हवा या पानी के तेज बहाव के कारण होता है, जैसा कि हमने देखा। बड़े स्तर पर वृक्षों और पौधों की कटाई के कारण क्या होता है, वृक्ष और पौधे जो है मिट्टी को जोड़ कर रखते हैं, जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ कर रखती है ना, तो इस अपरदन की कम स्थिति होती है। पर जब हम वृक्षों और पेड़ों की कटाई करते हैं, तो अपरदन की स्थिति बनी रहती है। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, इसके कारण भी अपरदन होता है। कृषि भूमि को खेती के लायक तैयार करने के कार्य ऊपर की मृदा जो खुला छोड़ देना, ये मृदा अपरदन के अवसर को बढ़ा देता है। अब इस अपरदन को रोकने के उपाय क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, बाढ़ का नियंत्रण करें, ताकि जो बाढ़ आती है तो वो सारी मृदा को लेके जाते हैं। वृक्षारोपण करें, यानी पेड़ लगाएं, सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए, और समूह रेखित जुताई करनी चाहिए। इस प्रकार से हम अपरदन को बचा सकते हैं। तो ये इस चैप्टर को हमने देखा, इसमें बहुत सारे टॉपिक है थे जो कि हमने कवर किए। आपकी बुक्स में एक एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड हैं, तो कई बार एक साथ पढ़ने में शायद आपको समझ ना आए, तो धीरे धीरे भी आप एक एक टॉपिक को समझ सकते हैं। तो आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।